मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे बिहार के गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों से मिलकर केंद्र और राज्य की सरकार जो विकास करना चाहती है वह विकास पंचायत सरकार के माध्यम से गांवों तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, खास करके बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2006 में और साथ में समय समय पर मजबूती से पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार को बढ़ाते रहे हैं। चूंकि गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों का कल्याण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सके, इसको ध्यान में रख करके पंचायत प्रतिनिधियों को जो अधिकार दिया गया है, सभी पंचायत प्रतिनिधि अपने अपने अधिकार क्षेत्रों के अनुसार काम में लगे हुए हैं। गांव में रहने वाले जो स्वयं सेवी संस्था है, पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, जो भी पढ़े लिखे नौजवान बुजुर्ग हैं, सेवानिवृत्त सभी विभागों से कर्मचारी और पदाधिकारी जो गांवों में हैं, उस सबको पंचायत एक्ट के संबंध में जानकारी पहले से भी है, लेकिन फिर भी उस जानकारी को और मजबूत करने के लिए मैं सुबह 7:30 बजे उपस्थित रहता हूं फेसबुक पेज पर और कोशिश करता हूं कि हम आपके गांवों तक पहुंचें और गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूर इसका लाभ लें। पंचायत प्रतिनिधि भी अपने मजबूती से अपने कामों के प्रति जागरूक रहे, कर्तव्यों के प्रति निष्ठा के अनुसार काम करें। इसी आशा के साथ जो है मैं वार्ड सभा, ग्राम पंचायत, अस्थायी समिति, निगरानी समिति, पंचायत समिति, जिला परिषद के अधिकारों की चर्चा करने के उपरांत पदाधिकारियों की भूमिका क्या है, यह विषय पर हम अभी चर्चा में हैं। ग्राम पंचायत में पदाधिकारियों की भूमिका, कौन पदाधिकारी निरीक्षण कर सकते हैं, कौन पदाधिकारी जांच कर सकते हैं, पर्यवेक्षण कर सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, 2 दिनों में हमने ग्राम पंचायत का संबंध में बताया है। आज हम चर्चा करेंगे पंचायत समिति कार्यालय का निरीक्षण कौन कौन पदाधिकारी को सरकार ने दिया है जो निरीक्षण कर सकते हैं। तो पंचायत समिति कार्यालय का निरीक्षण पहला कह रहा है कि अनुमंडल पदाधिकारी पंचायत समिति कार्यालय का निरीक्षण कर सकते हैं। जिला पंचायती राज पदाधिकारी निरीक्षण कर सकते हैं। प्रमंडलीय उप निदेशक पंचायती राज पंचायत समिति के निरीक्षण कर सकते हैं। उप विकास आयुक्त, जिला दंडाधिकारी यानी जिला कलेक्टर तथा प्रमंडलीय कमिश्नर आयुक्त को पंचायत समिति कार्यालय का निरीक्षण हेतु सक्षम पदाधिकारी घोषित किया गया है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इतने पदाधिकारियों को घोषित किया है कि यही लोग निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करने के लिए जो दायित्व दिया गया है उसको समझ लें। अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी प्रत्येक 3 माह में जिला के जो पंचायती राज पदाधिकारी होंगे, डीपीआरओ, और जो अनुमंडल के अंदर जो पंचायत समिति होगा उसका अनुमंडल पदाधिकारी 3 महीना में अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत
कम से कम एक पंचायत समिति कार्यालय का विस्तृत निरीक्षण करेंगे। विस्तृत यानी पूरा दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, यानी पंचायत समिति के संपूर्ण कामों को निरीक्षण करेंगे 3 माह में कम से कम एक पंचायत समिति का। तो दोनों आदमी एक एक ठो करते हैं तो 2 पंचायत समिति का हो गया 3 महीना में। और निरीक्षण में जो प्राप्त होगा, जो जानकारी होगा, वह 1 सप्ताह के भीतर अपना निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित पंचायत समिति एवं जिला के कलेक्टर को देंगे। जिस पंचायत समिति का वो निरीक्षण करेंगे तो निरीक्षण में क्या पाए उसकी एक कॉपी उनको दे देना है, क्या कमी है, क्या गड़बड़ी है, और एक कॉपी जिला के कलेक्टर को भेज देंगे। निरीक्षण के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को क्या करना है, तो कैश बुक, चेक पंजी का संधारण, अभिलेखों की रखने की व्यवस्था, समय पर कार्यों का निष्पादन, अस्थायी समिति का गठन एवं उनके कार्यकलाप, पंचायत समिति की बैठकों की कार्यवाही, अंकेक्षण आपत्तियों का निस्तार, उपयोगिता प्रमाण पत्र का समर्पण आदि से संबंधित बिंदुओं पर विशेष ध्यान देगा एवं अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में तदनुसार तथ्यों एवं विसंगतियों की प्रविष्ट करेगा तथा अपना मंतव्य एवं परामर्श अंकित करेगा। अब देखिए कितना व्यापक अधिकार है। निरीक्षण के क्रम में कैश बुक ठीक करना है, रजिस्टर ठीक करना है, सभा बही ठीक से लिखी जाती है कि नहीं, अस्थायी समिति का गठन हुआ कि नहीं, 2-2 साल 3-3 साल बीत जाता है। पंचायत समिति में अस्थायी समिति की गठन नहीं होता है, हो जाता है तब प्रस्ताव लिख के छूट जाता है, तो कलेक्टर साहब के यहाँ जाएगा तब सचिव का उसमें चयन होगा। जो हम बता चुके हैं बिना सचिव का उस पंचायत समिति का कोई अस्थायी समिति का कोई मतलब नहीं है। ये प्रक्रिया करते करते 2 साल 3 साल बीत जाता है। तो अगर निरीक्षण होता जिला पंचायती राज पदाधिकारी का, अनुमंडल पदाधिकारी का, तो ये सब व्यवस्था ठीक रहेगा। लेकिन बिहार के अंदर पदाधिकारी जो है निरीक्षण करना बंद कर दिए हैं। तो हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि जागरूक लोगों को विभागीय मिनिस्टर और मुख्यमंत्री को पत्र लिखना चाहिए। जो विभागीय मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी जी, निश्चित रूप पर इस पर कार्रवाई कर भी रहे हैं और आप लिखेंगे तो और तेजी होगा। विसंगतियों को दूर करना, रख रखाव, और फिर 1 सप्ताह के अंदर कलेक्टर को लिख देना। तो यदि कोई कमजोरी उसमें है तो जो कलेक्टर जवाबदेह व्यक्ति है उसको ठीक करेंगे। तो निरीक्षण ही नहीं होगा तो निश्चित रूप से कार्यालय कहीं ना कहीं भटकाव का शिकार होगा, तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा। लोहिया साहब भी बोले थे कि सड़कें जब सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो ग्राम पंचायत कार्यालय की बात तो मैंने कल किया था। पंचायत समिति के प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी जा ही नहीं रहे देखने के लिए कि वहां क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। पंचायत समिति के लोग जो है पूरे ब्लॉक को धरती पर रहने दिया कि धरती से उड़ा ले गया। तो सरकार का आंख तो यही लोग हैं। बिहार सरकार तो बैठ करके कानून बना दिया कि हमारे जो पदाधिकारी आप वहां जा करके देखिए। तो इसी को ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। तो खाली पंचायत प्रतिनिधि के प्रति हम आंदोलन करेंगे नहीं, पदाधिकारियों की प्रति भी आम लोगों को, स्वयंसेवी संस्था जो गांव में चलाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जो लोग हैं, आंदोलनकारी हैं, तो पदाधिकारियों से भी संघर्ष करना पड़ेगा कि आप ग्राम पंचायत समिति कार्यालय को देखिए। तीसरा कह रहा है कि अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा जो निरीक्षण किए जाने हेतु
आशायित पंचायत समितियों के निरीक्षण कार्यक्रम की तिथि, जो डेट निश्चित करेंगे उसकी सूचना संबंधित पंचायत समिति को निरीक्षण के कम से कम 7 दिन पहले आपको सूचना दे देना होगा कि हम आ रहे हैं आपके पंचायत समिति कार्यालय का, देखेंगे संपूर्ण रूप से इसका हम निरीक्षण करेंगे। तो आप अपने तमाम कागजातों के साथ आप कार्यालय में उपस्थित रहें। निरीक्षण के दिन कार्यपालक पदाधिकारी एवं प्रमुख पंचायत समिति कार्यालय में अवश्य मौजूद रहेंगे। अगर प्रमुख अपरिहार्य कारणवश उपस्थित होने में असमर्थ हो, अगर मान लीजिए कई कारण है, पॉलिटिकल सामाजिक कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि को बहुत काम होता है, हो सकता है कि प्रमुख नहीं रहे, तब भी कार्यपालक पदाधिकारी की उपस्थिति में कार्यालय का निरीक्षण होगा। संबंधित पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा जो जांच करने निरीक्षण करने आएंगे। निरीक्षण के दौरान निरीक्षित पदाधिकारी जो भी कागजात मांगेगा, अभिलेख मांगेगा, वह उपलब्ध कराना होगा। यह कार्यपालक पदाधिकारी की जवाबदेही है, भाग नहीं सकते हैं। निरीक्षण पंचायत समिति के कार्यालय में किया जाएगा। ऐसा नहीं कि अब अनुमंडल पदाधिकारी अपने अधिकार का प्रयोग करें और कहें ले आओ सब कागज यही करेंगे, नहीं, उनको जाकर के करना पड़ेगा। निरीक्षण पंचायत समिति के कार्यालय ही में ही होगा। छठा, निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य पंचायत समिति कार्यालय को व्यवस्थित करना। बहुत जगह प्रमुख को शिकायत रहता है कि हमारा ये नहीं सुना जाता है, वह नहीं सुना जाता है। तो यदि उच्च पदाधिकारी आएंगे तो बीडीओ और प्रमुख के बीच में जो दूरी बनती जा रही है उसको भी समेटेंगे, उस व्यवस्था को भी ठीक करेंगे, बताएंगे। इसमें यहां तक आपको अधिकार है, आप इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। एवं कागजातों को लिखने का तरीका बताएंगे, अभिलेखों को ठीक रखने का संधारण कैसे होगा, समुचित रख रखाव कैसे होगा, पंचायत समिति को प्रोत्साहन करेंगे और मार्गदर्शन देंगे। तो जाएंगे तब ना मार्गदर्शन दीजिएगा एसडीओ साहब और डीपीआरओ साहब। तो पदाधिकारी भी सुविधा भोगी हो गए, अपने अपने ऑफिस में बैठ करके हाकिमाई हो रहा है। तो डीपीआरओ अगर पंचायत में नहीं जाएंगे, एसडीओ पंचायतों के अंदर नहीं जाएंगे, तो पंचायत समिति तो भाई भटकाव का शिकार होगी। और जब भटकाव का शिकार होगी तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा। सातवां, निरीक्षण प्रतिवेदन में इंगित त्रुटियों या अनियमितताओं को संबंधित पंचायत समिति निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के 2 माह के भीतर दूर करना है। आप निरीक्षित पदाधिकारी ने रिपोर्ट दे दिया, एक कॉपी आपको, एक कॉपी कलेक्टर को, तो जहां जहां वो ऑब्जेक्शन किए होंगे सुधार करने के लिए उसको 2 महीना के अंदर सुधार करके ठीक करना होगा। याहू रहमान साहब कह रहे वार्ड सचिव का चुनाव 2017 के नियमावली के तहत करना है, या जिसका जमीन है वही वार्ड सचिव बनेगा, ऐसा वीडियो साहब बोल रहे हैं। अब जिसका जमीन होगा मतलब क्या समझें? 2017 में जो एक्ट बना उसी के हिसाब से करना है जियाउर रहमान साहब। वीडियो साहब को बताइए, उसमें तो सचिव का चयन सीधा है, न्यूनतम डिग्री 10वां पास, जहां न्यूनतम डिग्री लगा हो वहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को करना है। इसमें कंफ्यूजन क्या है? कोई वीडियो कंफ्यूजन करता है तो गलत करता है। उस वार्ड के अंदर सीधा है कि मैट्रिक पास है, कोई इंटर दे दिया तो मैट्रिक खत्म, बीए दे दिया तो इंटर खत्म, एमए दे दिया बीए खत्म। जिसका सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन होगा आवेदनकर्ता में और वोटर होना चाहिए उस वार्ड का, उस वार्ड का पहला की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, और जो आवेदन करेगा 5 आदमी 7 आदमी 10 गो, उसमें जो है सबसे उच्च डिग्री जिसका होगा उसका करना है। इसमें तो माने एक लाइन विवाद नहीं होना चाहिए। बिहार में विवाद का गुंजाइश ही नहीं है जियाउर रहमान साहब।
अब कहीं कहीं देखिए हंसी लगता है और ताज्जुब भी होता है, अरे पदेन सीट है, सचिव का सीट जो है पदेन सीट पर वोटिंग नहीं होता, वोटिंग करके पहले ही से आया रहता। वार्ड के सदस्य पदेन है, वार्ड क्रियान्वयन समिति का वो अध्यक्ष है, पंच जो है जीत के आया है पदेन है, वार्ड क्रियान्वयन समिति के लिए वो पंच है। अब नियमावली के 3 के उप नियम 4 में कह रहा है, 17 के कानून पढ़िएगा जियाऊ साहब, कि 10वां पास तो क्वालिफाई करने के लिए ना है। अखबार गलती किया, अखबार ने छाप दिया कि मैट्रिक पास ही बनेंगे सचिव, यही कंफ्यूजन हो गया। तो अखबार में कितना लोग पढ़ा लिखा रहता, लिख दिया, उसको तो अखबार बेचना है। भाषा यह लिखता कि क्वालिफाई करने के लिए मैट्रिक पास होना जरूरी है, तो बिहार समझ जाता। इसलिए उसमें क्लियर कंसेप्ट 3 पदेन है, 4 सीट पर वोटिंग करिए ना, कोई दिक्कत है। अब एक जीविका का महिला को बनाना है, तो जीविका एक संस्था चलता होगा, उसमें एक महिला देगी तो निर्विरोध हो गया। एक अनुसूचित जाति को बनाना है, अब अनुसूचित जाति का जनसंख्या उस वार्ड में नहीं है, तो फिर वार्ड सभा विचार करेगा कि खाली छोड़ दीजिएगा, अगर 2 आदमी करता है तो वोटिंग होगा। 2 जनरल सीट है, उसमें 3 आदमी करता है तो वोटिंग होगा। 4 ही सीट के सदस्य के चुनाव में आप मतदान करवा सकते हैं, वो भी 2 कैंडिडेट होने पर, लेकिन 3 सीट पर आप वोटिंग नहीं कर सकते हैं। वार्ड के सदस्य, पंच और सचिव तो चूंकि सर्टिफिकेट से बनना है, उसमें वोटिंग कैसे होगा? अब बिहार में उसमें भी वोटिंग हो रहा है। अब वहां का भी मुखिया, वहां भी वीडियो से बात करिए, वहां का भी मुखिया कहता हो कि हम बहुत विद्वान आदमी है। तो कौन सी का विद्वान आदमी है जब इतना ज्ञान नहीं है कि आप जो है सचिव में भी वोट करा रहे हैं? उसमें वोट का कहाँ गुंजाइश है? वो तो चयन कमेटी एगो बना के कर दीजिए, सर्टिफिकेट 5 गो आवेदन के 7 गो पड़ा। अब फर्जी रजिस्टर तैयार करके करिएगा तो मारपीट तो होगा। एक और जीवाणु रहमान से बता देते, आप विषयांतर कर दिए, जो फर्जी वार्ड सभा करके अगर सचिव का चयन किया है, तो जब दूसरा वार्ड सभा होगा 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में, फिर हम उस घड़ी जागरूक करेंगे। तो 15 अप्रैल के बाद में फिर तीसरा महीना में जो वार्ड सभा होगा, गत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि में अगर गांव के लोग कहेंगे होई तो हमने जानते नहीं कि तू कहिया ही वार्ड सभा का चयन कर दिया, वार्ड सभा में सचिव का चयन कर लिया, इसको रद्द करो। तो दूसरा वार्ड सभा में यदि उसकी संपुष्टि ही नहीं करेगा तो सचिव साहब तो टाइम बोल जाएंगे। तो ये तो हर 3 महीना पर वार्ड सभा होना है, कितना फर्जी तैयार कीजिएगा। आदत बन गया है ना जियाऊ साहब। पिछला बार में तो वार्ड सभा 5 वर्ष में हुआ ही नहीं, कानून बना 17 में, आज सचिव लोग पटना में धरना दे रहा है। कई गो सचिव हमसे झगड़ा कर लेता, हम गए 5 वर्ष में आप 1 साल में 12 चौका 48 गो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक करना था, कई गो किए। अब 5 वर्ष में 250 करना था, तो 250 वार्ड क्रियान्वयन समिति का बैठक हुआ तो हम जानते ही नहीं थे। तो नौकरी चाहिए, सचिव का भूमिका जानते ही नहीं है। संख्या गोल करके 1 लाख पहुंच जा रहा है पटना, नीतीश कुमार जी कहेंगे हमको नौकरी दे दीजिए। अब इस बार भी सचिव हो जाइए, आप फर्जी तैयार करके सब माल गोल कर दीजिए, आप कहिए नौकरी चाहिए। तो पहले हम सबको नियत को ठीक करना होगा। तो चलिए, आज का जो विषय है उस पर फिर पंचायत समिति पर हम चल रहे थे, लेकिन जियाउर रहमान साहब ने क्वेश्चन कर दिया, वो भी बताना जरूरी था। तो पंचायत समिति के जो निरीक्षण करने है 8वां में कह रहा है, इस प्रकार प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज एवं उप विकास आयुक्त डीडीसी 6 महीना में कम से कम 1 पंचायत समिति का निरीक्षण करेंगे। देखिए, एसडीओ को और डीपीआरओ को कह रहा है कि 3 महीना में एक पंचायत। उसी प्रकार से पंचायती राज विभाग के उप निदेशक जो कमिश्नरी में बैठते हैं, और डीडीसी को कह रहा है कि 6 महीना में कम से कम एक पंचायत समिति का आप निरीक्षण करिए। डीडीसी जाते हैं पंचायत समिति का निरीक्षण करने, उप निदेशक आते हैं,
तो ना एसडीओ निरीक्षण करने जा रहे हैं, ना डीपीआरओ निरीक्षण कर रहे हैं, ना उपनिदेशक साहब जा रहे हैं, ना डीडीसी साहब जा रहे हैं। तो पंचायत समिति धरातल पर कितना करती होगी ये समझ लीजिए। अगर ये लोग जाते तो बीडीओ और प्रमुख के बीच में झगड़ा समाप्त हो जाता, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाता, पब्लिक को कहने का जगह मिल जाता। प्रमंडलीय आयुक्त अपनी सुविधा अनुसार पंचायत समिति का कार्यालय का निरीक्षण कर सकते हैं। उन पर कानून साइलेंट है, उन पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि बड़ा हाकिम है ना। कमिश्नरी के जो कमिश्नर होते हैं, प्रमंडलीय आयुक्त, उनको ये नहीं कह रहा है कि आपको करना ही है, लेकिन डीडीसी को कह रहा है कि 6 महीना में पंचायत समिति का निरीक्षण करना है। उप निदेशक पंचायती राज को करना ही है, अनुमंडल पदाधिकारी को करना ही है, और डीपीआरओ को करना है। ये लोग करते हैं। तो पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी जी को अगर बिहार के स्वयंसेवी संस्था लाखों नौजवान इसको चिट्ठी लिखना चाहिए। और यही सब बेरोजगारी का कारण है कि पदाधिकारी अपने अपने कुर्सी पर चिपक गया है और गांवों तक ये लोग जाना उचित नहीं समझ रहा है। हम लोग भी सरकार में इस बात को उठा रहे हैं। हमने तो लेटर लगातार अब लिखना शुरू किए, आप लोग भी लिखिए। 9वां, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त अपना निरीक्षण प्रतिवेदन जिला के कलेक्टर को देंगे। प्रमंडलीय उप निदेशक अपना निरीक्षण प्रतिवेदन प्रमंडलीय आयुक्त यानी कमिश्नर को देंगे। जिला दंडाधिकारी को तथा जिला दंडाधिकारी अपना निरीक्षण प्रतिवेदन प्रमंडलीय आयुक्त एवं पंचायती राज विभाग बिहार सरकार को भेजेंगे। कलेक्टर जो जांच करेंगे कमिश्नर को देंगे और सरकार को देंगे। चूंकि कलेक्टर ने जब निरीक्षण कर लिया, कोई कमजोरी अगर मिल गया तो सरकार को लिख देंगे, तो इसका मतलब पंचायत समिति भंग। अब देखिए कितना अधिकार है यहाँ। धारा 160 में पंचायत समिति ही खत्म कर देगा, कलेक्टर को अधिकार है, लिख देगा सरकार। अब 20 गो सदस्य होंगे पंचायत समिति का, समझ लीजिए सब समाप्त, प्रमुख, उप प्रमुख, समिति सब खत्म हो जाएगा और फिर से पंचायत समिति का चुनाव होगा। एक कलेक्टर को अधिकार है, निरीक्षण हो ही नहीं रहा। कल हम बताएंगे कि जांच कौन कर सकता है। अभी तो कई जनप्रतिनिधि से हम लोग बात करते हैं तो इसको पेंच को नहीं समझता है लोग। निरीक्षण, जांच, पर्यवेक्षण, अनुसरण अलग अलग चीज है। तो पंचायत समिति में हम आज किताबों से देख करके आपको बता रहे हैं और अपना विश्लेषण करते हैं अनुभव के आधार पर कि पंचायत समिति के निरीक्षण कौन कौन कर सकता है। यह आज हम चर्चा किया और कल सुबह 7:30 बजे हम चर्चा करेंगे कि पंचायत समिति का जांच कौन कर सकता है। क्योंकि पब्लिक को जब आपत्ति होगा, आम जनता को यदि कोई शिकायत होगा पंचायत समिति से, तो वह कहां जाएगा? वह आपत्ति देगा, तब ना जांच होगा। कोई भी व्यक्ति जब आपत्ति करेगा तो जांच होगा। या पदाधिकारी औचक निरीक्षण भी करता है, वह किसको अधिकार है? तो कल का विषय होगा, लेकिन आज का विषय है निरीक्षण। तो निरीक्षण के लिए सरकार ने एक चार्ट बना दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कि प्रत्येक 3 महीना पर डीपीआरओ और अनुमंडल पदाधिकारी को एक एक पंचायत समिति का निरीक्षण करना है। प्रत्येक 6 महीना पर डीडीसी और उप निदेशक कमिश्नरी में जो पंचायती राज बैठते हैं उनको 6 महीना में कम से कम एक ठो करना है। जिला के कलेक्टर को कह रहा है कि आप कम से कम एगो देखिए पंचायत समिति को और अपनी अपनी निरीक्षण प्रतिवेदन 1 सप्ताह के अंदर अपने से उच्च पदाधिकारियों को समर्पण करिए, क्योंकि उस पर कार्रवाई किया जा सके। और जो पंचायत समिति से कमजोरी हो रही होगी, जहां वो डायरेक्शन देगा निरीक्षण पदाधिकारी, वो 2 महीना में ठीक कर लेना है। तो यह व्यवस्था को निश्चित रूप से जो भी पदाधिकारी भी हमारी बातों को सुन रहे हो, तो आप अपने में
कानून के प्रति सजगता लानी जरूरी है। आप जाइए पंचायत समिति के अंदर, और केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जो धन आवंटन करती है गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के लिए, चूंकि ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तीसरी सरकार का निर्माण किया गया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। और यह तीनों सरकार जब अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं होगी, अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा नहीं रखेगी, तो गांव में गरीबों को, मजदूरों को कल्याण के लिए जो सरकार की योजना चाह रही है, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाएगी। तो उसमें भ्रष्टाचार यदि समाप्त करना है तो हम सबको सजग होना पड़ेगा, पदाधिकारियों को पंचायतों के अंदर बैठना पड़ेगा, और गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच से जो स्वयंसेवी संस्था पढ़े लिखे नौजवान है, अब आपको लाज लगेगा कि गांव में का हमारा वार्ड सदस्य है, गांव में का मुखिया है, समिति है, और उसके प्रति हम कैसे बोलेंगे? तो लुटाइए। तब इसमें नीतीश कुमार को क्यों बेईमान साबित करिएगा? बिहार सरकार ने जो प्रयास किया है, केंद्र की सरकार का जो प्रयास है गांव तक पहुंचाने के लिए, उसमें गांव के सबसे अहम भूमिका है जो चुनाव हार गए हैं। हारे हुए पंचायत प्रतिनिधियों को तो प्रतिदिन जीते हुए प्रतिनिधियों से ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि फिर 5 वर्ष के बाद में उसको चुनाव में आना है। तो जो भी चुनाव हार जाते हैं, सबसे बड़ा दोषी है भ्रष्टाचार फैलाने में, सबसे बड़ा बाधक है जो लोग चुनाव लड़ करके और जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। कि जनता ने भरोसा करके आपको पंचायत समिति में वोट दे दिया, लेकिन वोट का अंतर दूसरे प्रत्याशी को ज्यादा आ जाने से वो चुनाव जीत गया, और जो चुनाव हार गया फिर अपने रोजी रोजगार में लग गया, फिर 5 वर्ष आ गया तो कहेगा काका सबसे अच्छा आदमी हम ही है, फिर धोखा वोखा दे देगा, फिर हार जाएगा, फिर भाग जाएगा। तो सबसे बड़ा, अगर बिहार में कोई गलत कर रहा है, बेईमान है, तो जीता हुआ लोग नहीं है, जो चुनाव हार गए हैं, अगर वह आपके बीच में नहीं घूमते हैं तो भ्रष्टाचार का जनी वही है। क्योंकि जिसका विपक्ष नहीं होगा, जिस सत्ता का विपक्ष मजबूत होता है, निश्चित रूप से सत्ता पक्ष वहां ज्यादा काम करती है। जहां विपक्ष मर जाएगा वहां सत्ता पक्ष तो बेईमान हो ही जाएगा। तो विपक्ष को सशक्त होना पड़ेगा, तो सत्ता पक्ष भी ईमानदार होगी। ये पुरानी बात है। एक उदाहरण के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं, समय सीमा भी समाप्त हो गई है। आप गांव में कोई दुकान खोल लीजिए, और उस दुकान में आप मैनेजर बहाल कर दीजिए, आज सालों भर हिसाब मत लीजिए, उसको 10 लाख रुपया देके छोड़ दीजिए। 1 साल के बाद जाइएगा तो उसमें 50,000 पूंजी नहीं रहेगा, सब खत्म कर देगा। हिसाब लेना जरूरी है। तो कोई वार्ड बन गया, कोई मुखिया बन गया, कोई पंचायत समिति जीत गया, कोई जिला परिषद जीत गया, सरकार सब धन उसी को दे रही है, आज जितना लोग चुनाव हार गया घरे बैठ गया, तो भैया उसका विपक्ष का काम कौन करेगा? उसके कमजोरियों को गांवों में कौन हाईलाइट करेगा? 5 गो वार्ड सदस्य लड़ा, 4 गो हार गया, चारों मिल करके संघर्ष करें, जहां देखे कि कमजोरी है उसको हमला बोले। तो ये है। तो चलिए, आप बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों को। अब कल सुबह 7:30 बजे तक के लिए मैं विदा लेना चाहता हूं। नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम।